नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे किसान भाई कड़ी मेहनत और लागत लगाकर फसलें तैयार करते हैं। ऐसे में अगर तैयार फसल में किसी तरह का नुकसान हो जाए तो किसानों को लाभ कम मिलता है। इसलिए फसल की कटाई मड़ाई के समय भी विशेष ध्यान रखें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धान की कटाई और उसके बाद के कार्यों में रखी जाने वाली सावधानियों पर देखिए कार्यक्रम का यह अंश। विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में लगभग 50% से अधिक लोग आहार के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। धान की फसल में कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान हो जाता है। इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाए और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए। इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलित यंत्रों जैसे रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई की जाती है। फसल की कटाई सतह से 3 से 4 इंच ऊपर से करनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरन होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। वहीं कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ति चलित मशीनों में रीपर और ट्रैक्टर चलित कंबाइन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं, जिससे इंजन चलित मशीन धान को काटकर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकट्ठा किया जाता है। कंबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से की जाती है तथा कटाई के साथ साथ मड़ाई और औसाई भी किया जाता है। लेकिन कंबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान टूट भी जाते हैं। धान के टूट जाने के कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है, परंतु कंबाइन की कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे समय की बचत होती है और कटाई लागत भी कम आती है। धान के बालियों और पुआल से बीजों या दानों को अलग करना मड़ाई कहलाता है। मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा किया जाता है। मड़ाई का काम फसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं, जिसकी औसाई पंखे की सहायता से की जाती है। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरन होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलनियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा। इस प्रकार किसान भाइयों,
आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपज लेकर उसे काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन भी करते हैं, लेकिन उनसे अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इनका आहार और देखरेख प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो इस समय दुधारू पशुओं की देखरेख किस तरह से करनी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। जो हमारे पशु हैं उनसे साल भर अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सके, जिसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो हमारा दुधारू पशु है उसको साल भर हरा चारा उपलब्ध होना चाहिए। और उसमें मुख्य रूप से जैसे फलीदार चारे हैं, इसी प्रकार बिना फलीदार चारे हैं, ये दो तरह के चारों का समावेश उनमें करना चाहिए। जिसमें मुख्य रूप से आपने बात करें तो जो हमारा पालन का जो खर्चा है उसमें करीब 60 से 70% खर्चा केवल उसके रख रखाव के साथ साथ उसके आहार दाना पे आता है। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों ये है कि जो अगर पशु को अपन करीब 8 से 7 किलोग्राम हरा चारा दें तो वो 1 किलो दाने का कार्य करता है। जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो बरसीम है, रिजिका है, लोबिया है, इनके साथ साथ ही जो ग्रेमनी कुल के पौधे हैं जैसे बाजरा है, मक्का है, जवार है, MP चरी है, नेपियर ग्रास है, इनको शामिल किया जा सकता है। और इस प्रकार अगर 40 किलोग्राम हरा चारा पशु को प्राप्त होता है तो उसका दूध उत्पादन बिना दाने के प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, आमतौर पर अगर हम दुधारू पशु के संतुलित आहार की बात करें तो उसका जो कुल दिया जाने वाला आहार है उसमें तीसरा भाग यानी जो उसको राशन देते हैं वो दाना से दिया जाना चाहिए। और बाकी जो 2/3 भाग है उसमें हरे चारे और सूखे चारे का समावेश होना चाहिए। तो इस प्रकार किसान भाइयों जो आपका राशन है उसमें 30 से 40% मक्का, इसी प्रकार गेहूं का चोकर है, बाजरा है, इनका समावेश। इसी के साथ साथ 30 से 40% उसमें जो खलियां है जैसे मूंगफली खली है, इसी प्रकार आपकी सरसों की खली है, इनको समावित किया जा सकता है। इसी प्रकार उसको जैसे चना चूरी है, अरहर चूरी है, इनका 20 से 25% भाग इनसे दिया जा सकता है। और उसके साथ उसको 2% खनिज लवण और 1% नमक उसको खिलाया जा सकता है। ये एक दुधारू पशु के लिए संतुलित आहार अपन कह सकते हैं। किसान भाइयों, अगर रोजाना पशु आहार की अपन बात करें प्रति पशु तो उसको उसके शारीरिक भार के अनुसार उसका आहार दिया जाता है, जिसको शरीर की देखभाल के लिए गायों को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर गायों को 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। प्रत्येक 2 लीटर दूध पर भैंसों को 1 किलोग्राम दाना, 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। बछड़े या बछड़ियों के लिए 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार देना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाई ये जो मुख्य बातों के अलावा इस बात का और ध्यान रखें कि जो हमारे पशुओं को प्रतिदिन पिलाए जाने वाला पानी है वो जो अपन लोग पीते हैं वैसा ही उसका pH होना चाहिए, वैसा ही उसका तापमान होना चाहिए और वैसा ही वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों जो खान पान के अलावा ये भी अपन ध्यान रखेंगे जो हमारे पशु हैं उनका समय पर स्वास्थ्य प्रबंधन होना चाहिए। इसी के साथ साथ उनका नियमित रूप से जो उनका अंतः एवं बाह्य परजीवी है उनकी रोकथाम के लिए उपाय करें। आमतौर पे किसान भाइयों जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले जो आपके टीकाकरण है वो करवाना चाहिए। बछड़े हैं उनको भी करीब 10 से 15 दिन का होते होते एक बार उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं। इसी के साथ जो हमारे बड़े दुधारू पशु हैं उनको भी साल में 3 बार कृमिनाशक दवाएं देनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के अधिकांश भागों में पानी की बहुत किल्लत रहती है और इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है वर्षा जल का संग्रहण। किसान भाइयों, आज हम आपको जिला जयपुर के किसान महावीर यादव से मिलवा रहे हैं जिन्होंने वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा और वर्षा जल को अपने फार्म पॉन्ड में एकत्रित करके
कई तरह की फसलें उगाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव। आज मैंने पानी की कमी को देखते हुए बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए फार्म पॉन्ड का निर्माण किया। इसमें हम बरसात के पानी को इकट्ठा करके हम सूक्ष्म खेती कर सकते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिल सकता है, कम खर्चा होता है और एक शुद्ध पानी से अच्छी फसल होती है। हमारे प्रदेश में पानी की गंभीर समस्या रहती है, वो चाहे पीने के पानी की हो या फिर खेती के लिए सिंचाई की। इस समस्या के समाधान के लिए इस किसान ने अपने स्तर पर वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोकने के लिए फार्म पॉन्ड, डिग्गियां, टाँके बनवाए, जिससे वर्षा जल इसमें एकत्रित हो सके और पानी की विकट समस्या से छुटकारा मिल सके। तो इस किसान द्वारा खेत में फार्म पॉन्ड बनाने पर कितना खर्च होता है और शासन द्वारा कितना अनुदान मिलता है, इस बारे में जानते हैं। पॉन्ड पे गवर्नमेंट द्वारा भी अनुदान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट द्वारा इसमें 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे पे 90,000 रुपये का अनुदान होता है। इसमें गवर्नमेंट 90,000 रुपये का अनुदान दे रही है। यह अनुदान संपूर्ण अनुदान जैसे खुदाई से लेके सींट लगाने तक का होता है, जिसमें 50% गवर्नमेंट का होता है। कुल कॉस्ट इसकी 1,80,000 रुपये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है, जिसमें 90,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है और 90,000 रुपये किसान को वहन करने पड़ते हैं, जिसमें लगभग 80,000 से 90,000 रुपये तक की सींट आती है। बाकी 80-90,000 रुपये की खाड़ की मतलब इसकी गहराई की खुदाई के लग जाते हैं। इसी प्रकार हम खेत तलाई बनाते हैं, जो खेत का ढाल इकट्ठा करके जो ढाल होता है उसमें हम खड्डा करके प्लास्टिक मतलब सींट लगाते हैं, जो 500 माइक्रोन होती है, जिसकी गारंटी 5 साल की होती है। तो वो अच्छी क्वालिटी की लगाएं, इससे 5 साल या 10 साल तक भी उसका कुछ नहीं होता है और इस हिसाब से हम इसमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे अच्छी खेती हो सकती है। पॉन्ड के अंदर हमने एक सोलर की मोटर लगाई है, जिससे हमें लाइट की व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। भाई लाइट की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें सोलर की प्लेटों से ही मोटर चल जाती है। मोटर द्वारा इस हेड यूनिट में पानी आता है। जैसे इसमें पानी आता है तो इस टैंक के अंदर बजरी होती है, उस बजरी में पानी छन के आगे जाता है। अगर हमारा फिल्टर चौक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक वाल होता है, जिसमें मतलब कोई भी समस्या नहीं आती है, ऑटोमेटिक खुल जाता है, जिससे हमारा कोई भी पाइप फॉल्ट नहीं होता है, लीकेज नहीं होता है। इसके ये ऑटोमेटिक वाल होना अनिवार्य है। हेड यूनिट द्वारा बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप के माध्यम से हमने खेती करते हैं, जिससे पानी की बचत भी होती है और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं वेस्ट होता है। इस पॉन्ड से हमें अनेक लाभ मिलते हैं, जिससे एक तो पानी जो बरसात का पानी होता है उससे खेतों का कटाव नहीं होता है। इसे हर खेत के अंदर जैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो जो बहाव होता है पानी का, उससे खेत खराब नहीं होते हैं और ये पानी भी अच्छा उपयोग होता है इसका। जो फार्म पॉन्ड बनाते हैं उससे खेत की अच्छी तरह से मतलब जो पानी आता है उससे खेती कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है। इसकी पूर्ति के लिए हम ये फार्म पॉन्ड का निर्माण करना एक अनिवार्य चीज़ है और इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव नरखेड़ा, जिला जबलपुर से मोहन प्रकाश जी ने। आपने सर्पगंधा की खेती की है और उसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं।
तो मोहन जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सर्पगंधा की फसल आपकी पूरे सताब पर है और इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही, बीमारियां आ रही हैं। आप खेत में जाएं जहां सर्पगंधा लगा हुआ है, वहां पर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी भर रहा हो या नालियां कहीं चौक हो रही हों, और जहां पर भी ऐसा दिखता है तो आप नालियों से जल निकास की व्यवस्था उसी समय करें, नहीं तो एक आध दिन भी पानी भरा रहेगा तो आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बाद में पानी निकलने के बाद आपके पौधे सूखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे जहाँ भी पानी भरता है तो आप सामान्य तौर पर आपने व्यवस्था कर रखी है जल निकास की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इस जल निकास से काम नहीं चल रहा है तो आप हर 10 फीट में एक गहरी नाली निकाल कर उसको बड़ी नाली से जोड़ दें, ताकि पानी उसका ड्रेन आउट हो जाए वर्षा के 1 आध घंटे के अंदर। किसान भाइयों, सर्पगंधा की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। इसलिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे रखें, आइए जानते हैं। वर्षा ऋतु में आप पानी भी भरा रहता है या कुछ भी होता है तो जो आपके खरपतवार हैं वो तो उगते ही रहते हैं, जैसे दूबा है, मोथा है, उनके लिए तो और अच्छा वातावरण मिल जाता है और ये जड़ों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। तो जब उसमें पानी भरा हुआ होता है, जब पानी गिर रहा होता है, उस समय उसको निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो आप उसको खींच के उसको बीच बीच में निकालते रहेंगे तो जो आपका जो भी आप पोषक तत्व उसको देते हैं वो सारे पोषक तत्व सर्पगंधा का पौधा उपयोग करेगा और वीड उसमें कंपटीशन नहीं करेंगे। नहीं तो वो आपके खरपतवार तो अच्छा बढ़ जाएंगे और सर्पगंधा आपका छोटा रह जाएगा। तो जब पौधा अच्छे से बड़ा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छी नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जड़ों में चूँकि सांस नहीं ले पा रही हैं और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो रही है, उसके लिए आप जो भी यूरिया का छिड़काव है उसको बहुत स्प्लिट में करें। आप 2-2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के मान से हर 15 दिन के अंतराल में उसको छिड़कें, जब तक ये पानी का व्यवस्था ठीक नहीं होती है। किसान भाइयों, सर्पगंधा एक औषधीय फसल है और यदि आपने इसकी खेती की है तो इस फसल को वर्षा के समय कुछ कीट और रोगों के द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही, बीमारियां आ रही हैं। जड़ सड़न काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है, तो पौधा मुरझा कर सूख जाता है। इसके अलावा पत्तियों में बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं। तो किसान भाई इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि जो जड़ सड़न और जो पत्तियों में धब्बे हो रहे हैं, इसके उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा 5 किलो 1 एकड़ के मान से गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर और उसमें खेत में छिड़काव कर दें। और साथ साथ अगर उसमें थोड़ा सा भी बतर हो तो उसमें बीच में उसका होइंग मशीन चलाकर और उसके जड़ों में मिट्टी को चढ़ा दें, ताकि ये बीमारी भी नहीं होगी और चूँकि पानी सीधा संपर्क में नहीं आएगा उसके कॉलर पॉइंट के, तो जड़ों की सड़न की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा इसके बाद ही पत्तियों में जो आ रहे हैं आपके धब्बे, उसके लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम के मान से प्रति लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव कर दें 15 दिन के अंतराल से, तो वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप इस समय जो आसपास के खेतों में रोएदार इल्ली है उसका काफ़ी प्रकोप देखा जा रहा है। तो अगर आपके आसपास उन खेतों में हो और आपके खेत में भी दिखाई दे कहीं कहीं और वो पत्ती को खाती है और बुरी तरह से खाती है, पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है, तो उसके भी कंट्रोल के लिए आप, चूँकि ये आपकी औषधि फसल है, तो आप केमिकल दवाई तो आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे प्रारंभ में आप नीम के जो तेल होता है 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेत में छिड़काव करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 ग्राम 3 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर मिला के और उसको अच्छी तरह से घोल लें। और उसके बाद जब आप उसको छिड़काव करते हैं तो उसके नीम के प्रभाव से बहुत सारे जो आपके ये स्पोडोप्टेरा जो आपकी इल्ली है और इसके अलावा भी किसी भी तरह की इल्ली है, तो उन सारी इल्लियों का प्रकोप कम हो जाता है। कड़वेपन के कारण उसको नहीं खाते हैं और आपकी फसल अच्छी बनी रहती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो अभी बताया जा रहा है जो समसामयिक है, इसको आप ध्यान रखें, उपयोग में लाएं। सर्पगंधा की फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।